नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं हर्ष रंजन लेकर प्रोग्राम अर्थनीति। रोटी, कपड़ा और मकान। जी, मैं किसी फिल्म का नाम नहीं ले रहा हूं, बल्कि जीवन की 3 बुनियादी ज़रूरतों की बात कर रहा हूं। इन 3 चीज़ों के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इन तीनों चीज़ों के बिना देश का विकास भी संभव नहीं है। रोटी यानी कृषि क्षेत्र, कपड़ा यानी टेक्सटाइल क्षेत्र और मकान यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज की अर्थनीति में हम बात करेंगे देश के टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ों की। हमारे युवा दर्शकों को ये बात थोड़ी अटपटी ज़रूर लग सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज से 3-4 दशक पहले 1980-90 के दौरान मेरा कोई जान पहचान वाला और पड़ोसी देश नेपाल जाता था तो उनसे मैं वहाँ से जीन्स लाने की गुजारिश करता था। कारण ये कि भारत में ब्रांडेड कपड़े, टी शर्ट्स, जीन्स वगैरह इतनी बहुतायत में और इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। कट टू 2023। आज कपड़ों में शायद ही दुनिया का कोई ऐसा बड़ा ब्रांड हो जो भारत के छोटे बड़े हर शहर में ना उपलब्ध हो। इतना ही नहीं, कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में ही अपने परिधान बनाती हैं और दुनिया का ऐसा कोई प्रमुख देश नहीं है जहां भारत कपड़ों और वस्त्रों का निर्यात न करता हो। हमारी बुनियादी ज़रूरत कपड़ा हमारे लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही कपड़ा सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारी योगदान देता है, लाखों लोगों को रोजगार देता है। तो बीते कुछ वर्षों में क्या कुछ नया हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर में, कैसे इस सेक्टर की तस्वीर बदल रही है और क्या कुछ चुनौतियां पेश आ रही हैं जिन्हें अवसर में बदलने की हमें ज़रूरत है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव रवि कपूर। रवि कपूर ने वस्त्र मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे अनूठे प्रयोग किए जो आज मिसाल है। स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हैं आर.के. विज। आप टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष हैं। आपका अनेक अनेक स्वागत है। तो प्रोग्राम की शुरुआत कपड़ों पर मैं करता हूं रवि साहब के साथ। आपने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और जैसा कि अभी हमने इंट्रो में अपने कहा कि भारी योगदान है देश की इकोनॉमी में इसका, एम्प्लॉयमेंट में, वो तो एक फिगर्स की बात है। लेकिन आज कपड़ा क्षेत्र की स्थिति क्या है? अगर इसको आप पहले से और अब की तुलना करें तो एक हॉलिस्टिक पिक्चर, बर्ड्स आई व्यू क्या देंगे आप? देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे खंड हैं। हमारा एक बहुत अहम खंड है कॉटन, एक हमारे पास सिल्क है, एक हमारे पास वुल है, एक हमारे पास जूट है। तो एक ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये काफ़ी भारी मात्रा में पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है इन सब खंडों के बीच में। बट प्राइमरली हम हिंदुस्तान में जो टेक्सटाइल बनाते हैं वो जिस वजह से हम जाने जाते हैं वो है गारमेंट्स। और हमारा जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और निरंतर ये आगे बढ़ रही है। लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम आज उस चोटी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंचे हैं अभी तक जहां हमको पहुंचना चाहिए था। और उसके लिए पिछले गत वर्षों में बहुत सारे भारी कदम उठाए गए। इस पे हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे आफ्टर माय फ्रेंड आल्सो गिव्स द ओपनिंग रिमार्क्स। बट कहना ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देती है। और इसमें ये क्षमता है आज कि जो हम बार बार इस बात को निकलती है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ये एक क्षेत्र है जो एम्प्लॉयमेंट को बहुत आगे बढ़ा सकता है और बढ़ा रहा है। तो इस पे हम लोग ने काफ़ी सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। 35 जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं रवि जी, आप विज साहब बताएं। 35 मिलियन एम्प्लॉयमेंट देता है डायरेक्टली, काफ़ी कुछ सारे इनडायरेक्टली हैं और भारत का अपना डोमेस्टिक मार्केट भी इतना बड़ा है। और जैसा हमने कहा कि पहले के हालात ये नहीं थे,
अब तो सारे लोग यहीं मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, भारत निर्यात भी करता है। हम थोड़े समय पहले तक 2 नंबर पोजीशन पर थे, लेकिन कुछ सरके हैं और फिर अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कमी कहाँ रह गई है? कॉटन का भारत बहुत बड़ा उत्पादक देश है, यहीं से हम निर्यात करते हैं बांग्लादेश को, वियतनाम को, लेकिन एक्सपोर्ट में वो हमसे आगे क्यों निकल गए हैं? पहले तो मैं रवि कपूर जी का धन्यवाद करता हूं कि हम इकट्ठे एक स्टेज पे बोल रहे हैं, क्योंकि ही इज़ मोर प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, ही इज़ देयर, वी आर द प्रैक्टिकल पर्सन। रवि कपूर जी, अपने जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आप अगर देखा जाए, सबसे ओल्ड इंडस्ट्री इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हमारा जो मेजर था कपड़ा बनाना, बुनकर से शुरू हुए, पावर लूम पे गए, आगे बढ़ते गए। आज जो टेक्सटाइल है, हम क्यों पीछे रह गए? उसके 2-3 रीज़न है। पहले तो कुछ बीच में गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दिया। अब पिछले 4 साल से 5 साल से गवर्नमेंट इज़ वेरी मच आफ्टर टेक्सटाइल, क्योंकि 3 मेन रॉ मटेरियल हैं। एक कॉटन है, एक विस्कस है, एक पॉलिएस्टर है। वर्ल्ड ओवर पॉलिएस्टर ग्रो कर रहा है, 70% वर्ल्ड ओवर पॉलिएस्टर है और 30% कॉटन है। हमारे इंडिया में क्या था कि कॉटन को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती थी, मे बी ड्यू टू एग्रीकल्चरिस्ट या कुछ भी। पर अगर ग्रो करना है वर्ल्ड में, तो हमें वर्ल्ड के साथ ही चलना पड़ेगा। तो मैन मेड फाइबर है। हमारे जो पॉलिएस्टर का मेजर रॉ मटेरियल था, उसमें एक एंटी डंपिंग लगी हुई थी, पीटीए एमईजी था, वो शॉर्ट सप्लाई था इंडिया। हमारी अगर हम 100% कैपेसिटी भी चलाते थे ना, तब भी हमें पीटीए एमईजी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। वो पर गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 साल से पीटीए पे एंटी डंपिंग हटा दी, तो अवेलेबिलिटी हो गई। जो ओनर्स पहले एक्सपेंशन नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे कि मैं एक्सपेंशन कैसे करूं, 1000 करोड़ रुपया लगा के मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिला, तो मैं आगे कैसे ग्रो करूंगा? तो वो पीटीए पे एंटी डंपिंग हटाई, तो पाइपलाइन में सब ने ग्रो करना शुरू किया। अब पिछले 3 साल से हमारा 40% हम मैन मेड फाइबर की तरफ चले गए हैं, परंतु अभी भी कॉटन जो है, कॉटन आप देख लीजिए, लास्ट 3 ईयर से कॉटन स्टेगनेंट है। जो अभी 315-16 लाख बेल होती हैं, और कॉटन धीरे धीरे कम होती इसलिए जा रही है कि जो फार्मर हैं वो वैल्यू एडेड क्रॉप्स को ज़्यादा पसंद करते हैं जी। ये नेचुरल है। तो इसलिए एक ये था, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर जीएसटी आया। जीएसटी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है अभी भी जीएसटी में। हम रॉ मटेरियल पे 18% देते हैं, आगे 12% है, वीवर 5% देते हैं। अननेसेसरी हैसल हो रहा है कि भाई हम पहले जीएसटी गवर्नमेंट को पे करते हैं, फिर उसका रिफंड लेते हैं, उसमें वर्किंग कैपिटल भी हमारी फंस जाती है, अननेसेसरी, और गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं है। फिर अब यस, लास्ट 2-3 साल में पीएम मित्रा पार्क आ रहे हैं, बड़े बड़े क्लस्टर आ रहे हैं। आप देखो, बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी गारमेंट पे है, टेक्सटाइल पे है, टेक्सटाइल पे है। तो आप ये देखिए, अगर टेक्सटाइल जो इतनी लेबर, जैसे साहब ने बोला है, लेबर क्रिएट करता है, तो बड़े बड़े हमारे हब्स होने चाहिए। और हमारा एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करेंगे? स्केलिंग की बात आप स्केलिंग की बात आएगी। तो जब हम आज हमारे यहाँ जो बड़े से बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसके एक शेड के नीचे अगर 600 लूम है, 600 गारमेंट मशीन है, तो वो सबसे बड़ा माना जाता है। पर वही साथ में बांग्लादेश है, एक शेड के नीचे 8 से 10 हज़ार गारमेंट मशीन्स हैं। चाइना क्यों बड़ा हुआ? चाइना में और कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने कम ऐसे की, हब्स बनाए हैं, वहाँ वर्कर्स हैं। सेकेंड थिंग, ये लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं। अब जब बड़ा आदमी कोई फैक्ट्री लगाता है, गारमेंट का ऑर्डर आता है, इकट्ठा ऑर्डर आता है, तो इकट्ठा ऑर्डर आने की वजह से क्या होता है कि अगर सपोज मुझे 10 लाख पीस गारमेंट आए, तो मैं उसको बनाने के लिए वर्कर रखूंगा। फिर एक बारी वर्कर रख के, देयर शुड बी अ पॉलिसी कि भाई वर्कर को
जी, रख नहीं सके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी स्केलिंग जितनी बड़ी होगी, कि उसी प्रोडक्शन कॉस्ट उतना कम होगा। हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इस बीच दर्शकों को ये बताना बेहद ज़रूरी है। थोड़े आसान शब्द में हम अर्थनीति में चीज़ों को बताते रहते हैं कि जिस पॉलिएस्टर की बात हम कर रहे हैं, 70 और 30 के रेशियो को समझिए, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। 70-30 का रेशियो ये है कि दुनिया में 70% जो खपत है वो मैन मेड फाइबर पॉलिएस्टर का है, लेकिन 30% कॉटन है। भारत में ये फिगर्स उल्टे हैं। भारत में 70% कॉटन है और 30% जो है मैन मेड फाइबर है, जो कि पेट्रोलियम का एक तरीके से बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, नेफ्था से वो बनता है। गवर्नमेंट स्कीम की बात करने आपके पास आते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स चलाएं। पीएम मित्रा की विज साहब अभी बात कर रहे थे, और यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि पीएम मित्रा है क्या। पीएम मित्रा है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। ये क्या है? आपके समय में ये शुरू हुआ और इसमें कितनी सफलता मिली है? देखिए, जैसे विज साहब ने कहा, इस इंडस्ट्री की दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो स्केल है और दूसरा फाइबर है। फाइबर मतलब जैसे मैन मेड वर्सेस कॉटन। तो जहाँ तक स्केल का बात है, जैसे बताया कि इस समय आज अगर आप वियतनाम जाएं, बांग्लादेश जाएं, थाईलैंड जाएं, कंबोडिया जाएं, उनकी एक एक फैक्ट्री में 10-10 हज़ार आदमी काम करता है। हमारे यहाँ पर मुश्किल से 1000 आदमी किसी फैक्ट्री में, बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी तो 1000 आदमी काम करता है। तो स्केल के लिए सरकार ने काफ़ी इस पे डिस्कशन हो करके प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया। कहा कि भाई हम लोग क्यों नहीं स्केल करते। तो स्केल के लिए हम लोग ने ये प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल पार्क हम लोग ने प्लान किए, और हमने कहा कि इसमें 1000 एकड़ में मिनिमम, हमने कहा इसको छोटा बनाएंगे ही नहीं, 1000 एकड़ में ही ये पार्क बनेगा। और इस पार्क में हमारे पास सब तरीके के यूनिट्स उसमें आएंगे, चाहे वो स्पिनिंग हो, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो फिनिशिंग हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो। एक जगह पे इंटीग्रेटेड पार्क बनेगा, ताकि अभी क्या होता है, आपको जानकारी और श्रोताओं को ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारा कॉटन होता है कहीं जी, उसका स्पिनिंग होता है कहीं और किसी दूसरे प्रदेश में। जब वो स्पिन करके वो जो फैब्रिक बनने जाता है वो कहीं और फैब्रिक बनता है। फैब्रिक जब बनता है उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग मतलब डाइंग है, उसकी फिनिशिंग है, वो कहीं और क्लस्टर में होती है, और उसके बाद वो जाता है बनने के लिए गारमेंट, और फिर एक्सपोर्ट होने के लिए किसी समुद्र के किनारे ले जाएंगे। तो ये जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, इसको कम करने के लिए और इसको इंटीग्रेटेड तरीके से पेश करने के लिए ये मेगा टेक्सटाइल पार्क की, और इसको हम लोग ने काफ़ी अध्ययन कर करके, और उसके बाद सरकार ने इसको अप्रूव किया था कि जैसे वियतनाम है, चाहे बांग्लादेश है, वी शुड गेट टू स्केल। तो ये स्केल को लाने के लिए एक अहम स्कीम थी, और कोशिश ये की जा रही थी कि ये स्केल, ये पार्क जो है हमारे पोर्ट के पास बने, ताकि टर्न अराउंड टाइम भी, मतलब सीधे सीधे वहाँ कंटेनर निकले और सीधे पोर्ट पे चला जा करके बाहर एक्सपोर्ट हो जाए। तो ये एक अच्छी स्कीम है। इस पे धीमे धीमे वी आर कमिंग। अभी हाल में ही मुझे जानकारी इस मिली है कि एक हमारे भारी एक्सपोर्टर हैं, गोकुल दास करके कंपनी है, उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री लगाई है मध्य प्रदेश में, और वो करीब 5000 आदमी एम्प्लॉय कर रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया सिग्नल जा रहा है इंडस्ट्री को कि फ्यूचर ऑफ टेक्सटाइल इज़ ऑन स्केल, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने कहा कि अब ये तो हम पार्क बना रहे हैं और मैन मेड फाइबर पे हमारा फोकस रहा, जैसे कि विज साहब ने कहा कि हम इसको शिफ्ट नहीं करें, कॉटन अपनी जगह चलता रहेगा। इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये नहीं है कि हम एमएमएफ को प्रमोट करेंगे तो कॉटन को कम करें। कॉटन अपनी जगह पे चले वहाँ, क्योंकि हमारे फार्मर्स हैं, कृषि एक पूरा सिस्टम है उसके ऊपर निर्भर, तो वो चलते रहे। लेकिन मैन में अगर हिंदुस्तान को टेक्सटाइल में बड़ा करना है, जो कि विजन है प्रधानमंत्री जी का, तो हमें मैन मेड फाइबर की तरफ आगे बढ़ना है। तो हम लोग ने एक PLI स्कीम निकाली, प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम, और हमने ये कहा कि हम इस इंसेंटिव को खाली, सरकार ने यह कहा कि इस इंसेंटिव को हम खाली MMF के उत्पादकों के लिए हमने रखा, कि ये मैन मेड फाइबर, ताकि इंडस्ट्री को थोड़ा स्विच करने के लिए अगर थोड़ा इंसेंटिवाइज कर दिया जाए तो इंडस्ट्री इस तरफ आगे बढ़ेगी। और हमें जानकर खुशी है कि अभी हम बात कर रहे थे, करीब 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले 3 सालों में प्रॉमिस हुआ है इस सेक्टर में, और ये बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि साधारण तौर पे टेक्सटाइल एक ऐसे विचित्र इंडस्ट्री है
जहाँ पे हमारा पूरा इंडस्ट्री करीब 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हिंदुस्तान में, लेकिन जो हमारे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं वो 300-400 करोड़ का काम करते हैं। ये बहुत ह्यूज गैप। इट्स अ वेरी, ये पैराडॉक्स है, ये एनॉमली है इस इंडस्ट्री में जी। तो ये पीएलआई स्कीम को ला करके सरकार की ये उद्देश्य है कि हम बड़े पैमाने पे काम करें और मैन मेड फाइबर को बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाएं। आपने एफडीआई की बात की। ग्राफिक्स के माध्यम से हम देखते हैं कि एफडीआई इनफ्लो क्या रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में। 2017-18 से अगर हम देखें तो यूएस मिलियन डॉलर के ये फिगर्स हैं। 2,925 यूएस मिलियन डॉलर जो है 2017-18 में आए, जो लगातार बढ़ रहा है। 18-19 में 3,124 यूएसडी, 19-20 में 3,447, 20-21 में 3,746 और ये आंकड़ा देखिए 21-22 में बढ़कर 3,993 मिलियन यूएस डॉलर का पहुंच गया है। तो जो इम्पॉर्टेंट बहुत बात कही आपने कि स्केलिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है ताकि कॉस्ट कम हो और उसे, लेकिन एक थोड़ा सा इससे पेचीदा सवाल ये क्या विद साहब नहीं पैदा होता है कि इससे जो हमारे एमएसएमई सेक्टर हैं उनको एक झटका लग सकता है, उनको जो हम प्रमोट कर रहे हैं उनको एक डेंट हो सकता है। देखो, एमएसएमईज ज़्यादा ग्रो करेगा। सपोज आज मैं कोई 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री किसी स्टेट में लगाता हूँ, अगर मैं 1,000 वर्कर्स डायरेक्ट देता हूँ तो उसके 4 गुना 4,000 वर्कर इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं, उसकी पैकिंग बढ़ती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, तो एमएसएमईज तो ग्रो और ज़्यादा करेगा। सेकेंड थिंग क्या है कि अब गवर्नमेंट ने जो हमारा आज तक एक्सपोर्ट था 38-40 यूएस बिलियन डॉलर था और लोकल 110 यूएस बिलियन डॉलर कंजम्पशन थी। प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दे दिया है गवर्नमेंट को कि मुझे अगले 3-4 साल में इसको 300 यूएस बिलियन डॉलर टोटल करना है। 40 यूएस बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट को मुझे 100 करना है और ये जो 110-20 डोमेस्टिक को करना है। उसको देखते हुए अब RODDP एक स्कीम आई है, रिमिशन ऑफ जी, वो स्कीम आई है। उसके सेकंड थिंग टफ की स्कीम, एडवांस टैक्स की स्कीम आई है, PM मित्रा पार्क आए हैं, PLI स्कीम आई है। तो इन सब स्कीमों से आप ये देखना एमएसएमईज तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। इसलिए मेरा तो यही है कि जो अब गवर्नमेंट का व्यू है टेक्सटाइल, जो पिछले 2-3 साल से ट्रैक पे आ गया, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स वी विल अचीव इट दिस, और एसएमई साथ के साथ बहुत बढ़ेंगे। मैं एक इसमें सप्लीमेंट करना चाहूँगा जो विन साहब ने कहा। जी, देखिए ये बहुत अहम बात है कि जब स्केल आता है किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे आज आप कहते हैं कि हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की बहुत पहुंच चुकी है, तो ऑटोमोबाइल जो फैक्ट्री में जो कार बनती है वो तो बनती ही है, लेकिन उसके एंसिलरी जो होते हैं ये सब एमएसएमई है। तो अगर सुजुकी एक आती है तो उसके साथ कम से कम 300, 400, 500 एमएसएमई यूनिट साथ में फ्लरिश करते हैं। तो ये एक फैलेसी है आर्ग्यूमेंट में कि अगर हम बड़े को प्रमोट करेंगे तो छोटे को मार देंगे। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट कॉन्ट्ररी टू दैट, जब हम बड़ा प्रमोट करते हैं तो छोटे बहुत ज़्यादा प्रमोट होते हैं। और आई थिंक गवर्नमेंट का ये बहुत अहम ये कंसर्न है कि हम एमएसएमई को प्रमोट करें, और ये ठीक है। हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो कंट्रीब्यूशन एमएसएमई कर रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन मेन इंडस्ट्री में कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। जी जी जी, जैसे ही हम स्केल पे आ जाएंगे। तो ये आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और हमें लगता है कि जिस तरीके की नीतियां सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने इनको इस टेक्सटाइल में आगे बढ़ाई हैं, उस हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। देयर इज नो स्टॉप ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जी, तो इसमें अभी मंत्री महोदय जो हैं वो 5F की बात कर रहे हैं। 5F बोले तो फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, जब हम कपड़े बनाते हैं, और फिर वहाँ से फॉरेन, यानी कि हम ये निर्यात करें। लेकिन अभी भी फार्म से फॉरेन यानी कि निर्यात के बीच में कई बार बात ये होती है कि अभी भी हम मशीनरी पे बहुत डिपेंडेंट नहीं है। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, हम ज़्यादातर काम अभी भी जो कर रहे हैं वो पावर लूम पे कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हैंडलूम में भी हो रहा है। यहाँ बीच में क्या गैप है? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है
कि हमारी करीब 12 लाख करोड़ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सब मिला के, और जो हम फैब्रिक बनाते हैं, जो कपड़ा जिसको जी। कहते हैं कपड़ा बनाते हैं, ये खाली 6% कपड़ा मिल में बनता है। 60% करीब करीब मोटा मोटी 60% ये कपड़ा हमारा आज पावर लूम में बनता है, और बाकी 25-30% करीब हमारा हैंडलूम में बनता है। तो जो फैब्रिक है वो आज भी, जैसे अभी विद साहब बताएंगे, कि जो हमारा मैन मेड फाइबर जैसे हमने प्रोत्साहन कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं कि आगे बढ़िए, इसका फैब्रिक आज इंपोर्ट होता है। और जहाँ तक हमारा अपना फैब्रिक की जो 6% मिल बनाता है और 60% पावर लूम पे बनता है, जो पावर लूम की टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो मोटा ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी है। तो ये इस पे क्या होता है, जो लूम्स हैं वो बहुत पुराने लूम्स हैं, और उसमें क्वालिटी के इश्यूज आते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी के इश्यूज हैं। तो एक सरकार ने स्कीम चलाई थी और चल रही है, टफ्ट है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि आप नए लूम्स लगाइए, मशीनरी को अपग्रेड करिए। तो जो मशीनरी इंडस्ट्री है वो भी लगभग भारत में करीब 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, मशीनरी की वैल्यू, जो टोटल टर्नओवर है मशीनरी। तो हम लोग ने, सरकार का ये एक बहुत अहम पहल थी कि मशीनरी को भी, इंडस्ट्री को भी मॉडर्नाइज किया जाए। बना ले। आज की तारीख में जितने भी पावर लूम्स जो रिप्लेस हो रहे हैं, जो मॉडर्न पावर लूम से रिप्लेस हो रहे हैं मशीनरी की, वो सब बाहर से इंपोर्ट होते हैं। वो एयर जेट लूम्स बोलते हैं उनको, वाटर जेट लूम्स बोलते हैं, और करीब हमारे इंडस्ट्री में करीब 25 लाख लूम्स हैं। टोटल जो पावर लूम में 25 लाख लूम्स हैं, और उसमें रिप्लेसमेंट हम ही करीब करीब 1.25 लाख ही रिप्लेस हम कर पाए हैं पावर जेट लूम से और वाटर जेट लूम से। तो ये एक रिप्लेसमेंट की प्रोसेस अगर हो जाएगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ फैब्रिक विल इम्प्रूव ड्रामेटिकली, और हो रहा है निरंतर प्रयत्न है ये कि इसको हम मॉडर्नाइज किया जाए। लेकिन इसके लिए एक भारी स्कीम लेनी चाहिए हम लोग को कि ये पूरा पावर लूम सेक्टर को हम मॉडर्नाइज कर दें, ताकि फैब्रिक हमारे पास टोटल इंटरनल हो जाए। अब जैसे रवि जी ने बोला, जी भी। आज जो एक पावर लूम है, वो पावर लूम की स्पीड जो है वो आप लगाइए, मतलब 60 पिक 1 मिनट में डालेगी। जो इम्पोर्टेड मशीन है वो 1500 पिक 1 मिनट में डालती है। अब जो कपड़ा उसने एक दिन में बनाना है वो 1-2 घंटे में बना के कपड़ा बना देती है, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए अब जो गवर्नमेंट सरकार ने अब FTA किए हैं, 13 कंट्री से FTA कर दिए हैं। FTA करने से जो जैसे साहब ने बोला है, हमें ये जो हाई स्पीड मशीन्स हैं या इंडिया में बननी शुरू हो जाएं, सस्ती मिलें। आज हम इंपोर्ट करते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं, डॉलर्स पे करते हैं, इंडिया में मिलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मशीनरी अवेलेबिलिटी, गुड क्वालिटी मशीनरी अवेलेबिलिटी, उसको प्रोत्साहन इंडिया अब दे। विद साहब ये भी बताएं कि क्या, आप रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे, रॉ मटेरियल भी एक बड़ा चैलेंज है। रॉ मटेरियल की क्वालिटी, रॉ मटेरियल की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़नी चाहिए, संक्षेप में? देखो, रॉ मटेरियल, बेसिक जो रॉ मटेरियल है जिससे पॉलिएस्टर बनता है, बेसिक रॉ मटेरियल कॉटन जिससे धागा बनता है, विस्कस से यान बनता है, वो हमें अगर इंटरनेशनल प्राइसेस पे नहीं मिलेगा, उससे ना तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ना डोमेस्टिक को फीड कर पाएंगे। और जितनी जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, हाई स्पीड मशीन्स हैं, इस पे क्वालिटी इतनी टॉप क्लास है, ऑटोमेटिक उसमें पीसिंग होती है, ऑटोमेटिक स्पीड्स हैं, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो इंक्रीजेज। आज एक छोटी सी पावर लूम है या हैंडलूम है, ठीक है, उस पर अगर एक धागा टूट जाए तो पता ही नहीं चलता है, और उस पर हाई स्पीड मशीन पे अगर जरा सा भी ब्रेक हो, अपने आप ही धागा वो पता भी लग जाता है, मशीन मेंड भी कर देती है, मशीन अपने आप चालू भी हो जाती है। तो इससे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट फैब्रिक विल बी एक्सीलेंट। बिल्कुल। रवि जी, अगर पूरे हम अपने डिस्कशन को, चूंकि अब समय कम बचा हुआ है, अगर हम सम अप करना चाहें तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, वो मूल रूप से 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं? तो प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन अबंडेंस हम कहें, और एंटायर जो सप्लाई चेन का सिस्टम है, जो आपने बताया कि फ्रैगमेंटेड है, पैदा महाराष्ट्र में हो रहा है, बन कहीं रहा है, जा कहीं रहा है, इसको एक जगह सम अप करने की ज़रूरत है, और साथ ही कॉम्पिटिटिवनेस लाने की ज़रूरत है। तो देखिए, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, और जैसे हमने चर्चा करी, 3 चीज़ें अहम हैं। एक, इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करना है,
बहुत स्कैटर्ड है, बहुत पूरे हिंदुस्तान में स्कैटर्ड है, वो कभी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हम नहीं बन सकते। दूसरा रॉ मटेरियल, जैसे विज साहब ने कहा कि हमको रॉ मटेरियल को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मेक अवेलेबल करना है, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो मैनमेड फाइबर हो। और तीसरा जो बात हमने करी है और बार बार बात हो रही है, इसको हमको स्केल पे ले जाना है। ये तीन चीज़, और चौथी जो आप जैसे हमने बात की कि टेक्नोलॉजी, जो ये 4 पिलर्स पे पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ निर्भर पे, और हम समझते हैं कि सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और ले रही है, और दिशा एकदम ठीक है, सरकार की दिशा एकदम ठीक है। बड़े हिस्टोरिकल डिसीजंस, जैसे ओपनिंग रिमार्क्स में विज साहब ने बोला, इस जी पीएम साहब ने बड़े हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 साल में ये इंडस्ट्री निखर के बड़ी होकर के हिंदुस्तान का नाम ज़रूर आगे बढ़ाएगी। जी, और यहाँ एक चीज़ बताना बड़ा दीगर है कि वस्त्र मंत्रालय जो है हमारा भारत सरकार का, खास करके कोविड पीरियड के दौरान इस मंत्रालय ने अभूतपूर्व काम किया है। आज भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता है। एक वक्त वो था जब अचानक कोविड आया था और हमारे पास मास्क भी नहीं थे, और रवि कपूर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, उस समय ये वस्त्र मंत्रालय में थे, और आपने काफ़ी कुछ काम किया उसमें। कुछ आप बताना चाहेंगे संक्षेप में? मैं नहीं, आप बताएं। आप ये देख लीजिए, जब ये कोविड आया, जो इन्होंने पॉलिसियाँ पिछले 2-3 साल से नीति आयोग से मिलके इन्होंने पीएम साहब तक पहुंचाई, और इन्होंने ही इज़ द ओनली टेक्सटाइल सेक्रेटरी हु टेकन ए फ्रंट। अगर आपको इस लेवल पे पहुंचना है तो आपको ये करना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री जी ने इनकी बातें मान के वो करनी शुरू की। पीपी किट आप देखिए, हमारे पास मास्क नहीं था, सब कुछ था, बिल्कुल हम ये सोच रहे थे कि कहाँ से ये पीपी किट बनेगी। इनके टाइम में वी वर द नंबर 1, हमने अपने इंडिया को तो सप्लाई किया और एक्सपोर्ट भी किया। बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, मेहनत भी है, स्किल्ड भी हैं, तो साहब ने किया। ये कोविड का बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, और ये प्रधानमंत्री की डायरेक्ट, क्योंकि उस समय पे बहुत टेंस सिचुएशन थी, तो प्रधानमंत्री के डायरेक्शंस पे ये एक अद्भुत टीम एफर्ट था। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के और पूरा पॉलिटिकल, हमारे मंत्री जी खास तौर से स्मृति ईरानी जी का, ईरानी जी ने इतना काम किया इनके साथ मिलके। बहुत बड़ा इनके ऊपर उनका भी रोल था। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज़ को देख रहे थे। तो जिस चीज़ को हिंदुस्तान ने कभी बनाई नहीं थी, इसका पीपी का नाम भी नहीं देशवासी जानते थे, और पीपी का देशवासी छोड़िए, डॉक्टर भी इस्तेमाल नहीं करते थे, और वो इंडस्ट्री ज़ीरो थी। 4 महीने पे हम लोग ने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया, पूरे गवर्नमेंट का एक टीम की तरह काम करके, और उसको हमने 4 महीने पे उस इंडस्ट्री को खड़ा करके और एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया था। तो ये एक आई थिंक और यही वजह है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता है। किस तरीके से टेक्सटाइल, भारत का टेक्सटाइल उद्योग जो है, टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, रोज़गार बढ़ा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत $5 ट्रिलियन इकॉनमी वाला देश बनेगा, जो जल्दी होगा, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर की बड़ी भूमिका होगी। आज की अर्थनीति में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे फिर अगले सप्ताह किसी और विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।